Hello everyone. So today we will discuss about value analysis process. In our previous video we had discussed about value analysis. So हमारा value analysis क्या था, एक बार हम मीनिंग को रिवाइज कर लेते हैं, देन हम प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे. वैल्यू एनालिसिस का मतलब क्या है. इसमें सबसे पहले हमने किया था वैल्यू क्या होती है. एज अ कस्टमर जब आपकी एक्सपेक्टेशंस एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ होती हैं और जब आपकी एक्सपेक्टेशन इंक्रीज होती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, वैल्यू. कुछ कस्टमर्स के लिए क्या वैल्यू करता है, क्वालिटी वैल्यू करती है कि क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए प्रोडक्ट की. कुछ कस्टमर के लिए स्पीड वैल्यू करती है कि जैसे ही मैंने ऑर्डर दिया वैसे ही मुझे क्या है, मेरी डिलीवरी मिल जाए, वो उसे क्या बोलते हैं, स्पीड वैल्यू करती है. किसी के लिए क्वांटिटी वैल्यू करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा सामान ले लूँ. किसी के लिए कॉस्ट मैटर करती है कि चीप वैल्यू मीन्स इनएक्सपेंसिव प्रोडक्ट मुझे मिल जाए. सो सबके लिए अलग अलग चीज़ें वैल्यू करती हैं. वैल्यू एक डायनामिक चीज़ है, यानी कि हर कस्टमर के लिए डिफरेंट चीज़ें वैल्यू करती हैं. और वैल्यू एनालिसिस क्या है, हर ऑर्गेनाइजेशन को ये रिक्वायरमेंट है कि जो भी उसके कस्टमर हैं उनका बेस बढ़ाने के लिए और न्यू कस्टमर्स को इनवाइट करने के लिए उन्हें उनकी एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाना पड़ता है, ताकि आप न्यू चीज़ें उन्हें दोगे, ये श्योरिटी मिले. और जब आप उनकी एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाते हो तो ऑब्वियसली आप ये नहीं चाहोगे कि ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट भी बढ़े. सो ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट को रिड्यूस करना और कस्टमर्स की वैल्यू को बढ़ाना क्या होता है, वैल्यू एनालिसिस. यानी कि वैल्यू एनालिसिस एक ऐसी स्टडी है किसकी, हमारे जो एक प्रोडक्ट के यूजेस होते हैं और उसकी कॉस्ट की, ताकि हम हमारे प्रोडक्ट के यूजेस और फंक्शंस को तो बढ़ा सकें लेकिन उसकी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट हो और कस्टमर्स भी सेटिस्फाई रहें. उसी को हम क्या बोलते हैं, वैल्यू एनालिसिस. और जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू एनालिसिस परफॉर्म करती है कि वो अपने कस्टमर्स की वैल्यूज़ को बढ़ाना चाहती है और अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहती है, तो उसे एक प्रोसेस को फॉलो करना होता है जिसको हम बोलते हैं वैल्यू एनालिसिस प्रोसेस. आज हम वही डिस्कस करेंगे. सो वैल्यू एनालिसिस प्रोसेस में हमारी फर्स्ट फेज होती है जर्नल फेज. जर्नल फेज का काम क्या होता है कि स्टार्टिंग फेज है, ये हमारा वेरी फर्स्ट पॉइंट है प्रोसेस का, कि जब भी हम वैल्यू एनालिसिस स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उसके लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना कि जिसमें सब किस पे फोकस करेंगे, वैल्यू एनालिसिस पे, यानी कि कॉस्ट रिडक्शन एंड इम्प्रूवमेंट द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्ट. तो इस पे फोकस करने के लिए सबसे पहले होती है हमारी जर्नल फेज, जो एक एनवायरनमेंट को रेडी करती है वैल्यू एनालिसिस के लिए. जर्नल फेज में भी वेरियस फीचर्स आते हैं कि जब हम एक एनवायरनमेंट रेडी कर रहे हैं कि हम कौन सा प्रोसेस अप्लाई करने वाले हैं वैल्यू एनालिसिस का, तो जर्नल फेज का नॉर्मली यही काम होता है कि वो एक सराउंडिंग एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दे. उस एनवायरनमेंट में क्या क्या होगा, गुड ह्यूमन रिलेशन, कि अगर आप वैल्यू एनालिसिस करना चाहते हो तो बहुत से सिस्टम के डिपार्टमेंट का इंटीग्रेशन चाहिए होता है आपको. उससे मार्केटिंग भी जुड़ा होता है, डिज़ाइन डिपार्टमेंट भी जुड़ा होता है, हमारे एग्जीक्यूटिव्स भी होते हैं, क्वालिटी कंट्रोल भी होते हैं. तो इन सबको इंटीग्रेटेड वे में करना है, तो इनके बीच में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, कोई बैरियर नहीं होना चाहिए. सो सबसे पहले एनवायरनमेंट क्रिएट के लिए हम क्या करते हैं, गुड ह्यूमन रिलेशन, की जितने भी एम्प्लॉयज़, जितने भी डिपार्टमेंट में हमारे में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके बीच में अच्छे ह्यूमन रिलेशंस हैं, अच्छे रिलेशन वो शेयर कर रहे हैं, उनके बीच में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है. एनवायरनमेंट सेटअप करने के लिए सबसे पहले हमें गुड ह्यूमन रिलेशन ही चाहिए. अब हमने ये बोला कि वो सारे डिपार्टमेंट हैं वो एक दूसरे से इसमें जुड़े होते हैं वैल्यू एनालिसिस के लिए. वो कैसे, वैल्यू एनालिसिस का मीनिंग क्या किया हमने, कॉस्ट को रिड्यूस करना और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना. वो हम कैसे कर सकते हैं कि मान लो हम अपनी जो प्रोसेसिंग है एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो चेंज कर देते हैं. हमने सोचा कि हम कुछ ज़्यादा ही लंबी प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, अगर हम प्रोसेस का थोड़ा सा एक ऐसा हिस्सा हटा देंगे जो ज़्यादा वर्क में नहीं है तो भी वो उतना ही इम्प्रूवमेंट और वैसा ही प्रोडक्ट निकालेगा. सो उसमें हम क्या कर सकते हैं, प्रोसेस को अवॉइड कर सकते हैं, अननेसेसरी मूवमेंट हटा सकते हैं, अपने डिज़ाइन को मॉडिफाई कर सकते हैं. सो ये सारे डिपार्टमेंट मिलके वैल्यू एनालिसिस को क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं. सो इनके बीच में हमें गुड ह्यूमन रिलेशन चाहिए. देन इंस्पायर टीम वर्क, कि वो एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं टीम वर्क का, क्योंकि सबको कोऑपरेटिवली कोऑपरेशन के साथ वर्क करना होता है. सो एनवायरनमेंट क्रिएट में क्या होगा, सबसे पहले गुड ह्यूमन रिलेशन, देन टीम वर्क, देन वर्क काउंट स्पेसिफिक, यानी कि सबको एक ऐसा है कि वो टीम वर्क में काम करेंगे. लेकिन टीम वर्क में भी क्या होता है कि आप एक क्रिकेट टीम को लेके देख लो,
वो टीम में काम करते हैं, एक अकेला प्लेयर नहीं खेलेगा, 11 के 11 खेलेंगे, लेकिन सब एक काम नहीं करते। कुछ बॉलर होते हैं, कुछ बैट्समैन होते हैं, कुछ ऑलराउंडर होते हैं, कुछ विकेट कीपर्स होते हैं। सो वो क्या है, आपको स्पेसिफिकली एक वर्क भी असाइन किया जाएगा, लेकिन उसको आपको कैसे परफॉर्म करना है, कोलैबोरेटली परफॉर्म करना है, अपनी टीम वर्क में परफॉर्म करना है। ओवरकम रोड ब्लॉक्स, ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में किए थे कि हमारे रोड ब्लॉक्स क्या होते हैं, कि हम क्यों ट्राई करें जब हम 15 साल से एक ही मेथड यूज करते आ रहे हैं, या फिर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन वो ऐसी नहीं है, ये आइडिया अच्छा है लेकिन इससे पहले कोई और ट्राई कर लेता है, देन हम ट्राई करेंगे। ये जितने भी रोड ब्लॉक्स हैं इनको हमें रिमूव करना होता है, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है कि उसमें फिर रोड ब्लॉक का कोई स्पेस ना रहे। रिप्लाई गुड ह्यूमन जजमेंट, और अच्छे बिजनेस जजमेंट होने चाहिए कि हम जो भी फोरकास्ट करके चले कि हम इस चीज में चेंज करेंगे तो हमारी कॉस्ट कम आएगी, वो सारे कैसे होने चाहिए, रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल होने चाहिए। सो जर्नल फेज में क्या है, हमने सिर्फ एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया है वैल्यू एनालिसिस के लिए, जिसमें हमने गुड ह्यूमन रिलेशन, टीम वर्क सब सेटअप कर दिया है। सेकेंड फेज होती है हमारी इंफॉर्मेशन फेज। अब हमने एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया है, अब हमारा काम क्या होगा, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, गैदर करना। सो इसमें ये इंफॉर्मेशन फेज फोकस करती है कि हम क्या करें, इंफॉर्मेशन को गेन कर ले, कलेक्ट कर ले, गैदर कर ले, जहां जहां से जितने सोर्सेज से हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं उतने सोर्सेज से हमें डाटा कलेक्ट करना चाहिए। फर्स्ट इसमें क्या फेज है, सिक्योर फैक्ट। सिक्योर फैक्ट यानी कि जो भी डाटा आप कलेक्ट कर रहे हो, अब अगर आपको वैल्यू एनालिसिस करना है तो आपको पूरे प्रोडक्ट की स्टडी करनी होगी। मान लो अगर आप आपकी चॉकलेट की ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको कंप्लीट चॉकलेट के कंप्लीट प्रोसीजर की स्टडी करनी होगी कि उसका डिजाइन क्या है, उसका टेस्ट क्या है, क्वालिटी क्या है, उसके रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या है, उसकी मार्केटिंग कैसी है। हर चीज की स्टडी करने के बाद मीन्स हर चीज के बारे में डाटा कलेक्ट करना होगा, तभी तो आप ये देख पाओगे कि किस चीज में हम ऐड कर सकते हैं और किस चीज में हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, कि कौन सी चीज हम अवॉइड कर सकते हैं और उससे हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी, या कौन सा एडिशनल फीचर हम ऐड कर सकते हैं। सो सबसे पहले सिक्योर्ड, यानी कि हर चीज से रिलेटेड जो भी हम फैक्ट लेंगे वो सारे रियल होने चाहिए, कोई भी फेक फैक्ट नहीं होना चाहिए। देन डिटरमाइन कॉस्ट, कि फिर हम क्या करेंगे, कॉस्ट डिटरमाइन करेंगे कि इन्फॉर्मेशन हमने ले ली कि ये मीन्स मार्केटिंग की इन्फॉर्मेशन आ गई, परचेजिंग की आ गई, रॉ मटेरियल की आ गई, अब उनकी कॉस्ट को भी डिटरमाइन कर देंगे। कॉस्ट की भी इंफॉर्मेशन ले लेंगे कि रॉ मटेरियल में कितनी कॉस्ट आ रही है, परचेजिंग की कितनी कॉस्ट आ रही है, सारी कॉस्ट को क्या कर लेंगे, हम डिटरमाइन कर देंगे कि टोटल इतनी कॉस्ट हमें पूरे प्रोडक्ट में बनाने में लग जाती है। फिक्स कॉस्ट ऑन स्पेसिफिकेशन एंड रिक्वायरमेंट, कि जो ऐसी कॉस्ट है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते कि ये तो हमें चाहिए ही चाहिए, उनको हम फिक्स कर देंगे, और जो अननेसेसरी कॉस्ट है जो रिक्वायर्ड नहीं है उसको हम क्या कर देंगे, कट ऑफ कर देंगे कि ये हमें नहीं चाहिए, जिससे हमारा कॉस्ट रिडक्शन हो जाएगा। सो इन्फॉर्मेशन फेज में हम क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कॉस्ट से रिलेटेड, जो भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट होते हैं उनसे रिलेटेड। नेक्स्ट फेज होती है हमारी फंक्शन फेज, कि हमने एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया, हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई है, अब हमारा काम क्या होता है, फंक्शन फेज का। फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, यूजेस, यानी कि एक प्रोडक्ट के फंक्शन क्या है कि वो आपको क्या क्या फीचर्स, क्या क्या यूजेस प्रोवाइड करा रही है। तो फंक्शन फेज में जो प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट कर रखा है, जिसके लिए आप वैल्यू एनालिसिस करते हो, जिसका आपने सारा डाटा कलेक्ट किया है, उसके फंक्शंस को स्टडी करना होता है कि वो कितने यूजेस प्रोवाइड करा रही है हमारे कस्टमर को। उसमें हम देखते हैं कि इस पूरे मीन्स हमारा, जैसे हम रेफ्रिजरेटर लेते हैं तो उसके क्या क्या यूजेस हैं कस्टमर के लिए, क्या क्या बेनिफिट हैं, वो सब डिफाइन करना फंक्शन फेज का काम होता है। कि फर्स्टली क्या करेंगे, डिफाइन फंक्शंस के कितने यूजेस हमारा प्रोडक्ट हमारे कस्टमर्स को प्रोवाइड कराता है, उन सबको डिफाइन करना। इवेल्युएट फंक्शन रिलेशनशिप, कि जो भी जितने भी हमारे फंक्शंस हैं उनकी रिलेशनशिप को भी इवेल्युएट करना, उनकी रिलेशनशिप की भी स्टडी करना। देन हम ये देखते हैं कि क्या कोई एडिशनल फंक्शन ऐड किया जा सकता है, कोई ऐसा स्कोप है जिसको में हम एडिशनल फंक्शन ऐड कर देंगे उसी कॉस्ट पे, बिना कॉस्ट को बढ़ाए। हम कॉस्ट को घटा सकते हैं लेकिन बढ़ाएंगे नहीं, बिना कॉस्ट को इंक्रीज किए क्या हम एडिशनल फंक्शन यूज कर सकते हैं जो हमारे कस्टमर की वैल्यू बढ़ाए। क्रिएशन फेज, कि हमने अब फंक्शंस की स्टडी कर ली और हमें स्कोप मिल गया, तो अब क्या टाइम आ गया उस फंक्शन को क्रिएट करने का। तो क्रिएशन फेज में क्या होता है कि न्यू और एडिशनल वैल्यू क्रिएट करना, ताकि वैल्यू एनालिसिस में हम अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें, प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड कर सकें। सो क्रिएशन फेज के टाइम हमें क्या करना चाहिए, इस्टेब्लिश पॉजिटिव थिंकिंग, कि हमें पॉजिटिवली सोचना चाहिए कि हम कैसे बेनिफिट में, यानी कि अगर आप पॉजिटिव
सोचोगे तभी तो आपको क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे। सो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के टाइम ही क्रिएशन फेज को इम्प्लीमेंट करना चाहिए एंड डेवलप क्रिएटिव आइडियाज़, और फिर क्रिएटिव आइडियाज़ जो आते हैं उनको आपको राइट डाउन कर लेना है क्रिएटिव फेज में। नेक्स्ट फेज है इवेल्युएशन फेज। क्रिएशन फेज में जितने भी आइडियाज़ आपने क्रिएट किए हैं, जितने भी आइडियाज़ आपके माइंड में आए हैं, उन सबको इवेल्युएट करने का काम कौन सी फेज करती है? इवेल्युएशन फेज। इवेल्युएशन का नाम ही क्या मतलब है कि आप उनके बेनिफिट देखोगे और उनके डिसएडवांटेजेस देखोगे, लिमिटेशंस देखोगे कि उनसे हमें बेनिफिट कितना होगा और उनसे हमें कॉस्ट कितनी आ जाएगी, लिमिटेशंस कितनी आ जाएंगी। उस बेस पे हम बेस्ट को सेलेक्ट करेंगे। डिफाइन द एंड कंबाइन आइडियाज़, यानी कि सारे आइडियाज़ को हम डिफाइन करेंगे एंड कंबाइन करेंगे कि हमारे पास टोटल इतने आइडियाज़ हैं। इस्टेब्लिश कॉस्ट ऑफ ऑल आइडिया, फिर उसके सामने लिख देंगे कि हर आइडिया पे कितनी कॉस्ट आ रही है टोटल की। फर्स्ट आइडिया पे 200 रुपये की आ रही है, दूसरे पे 1000 की आ रही है, तीसरे पे 500 की आ रही है। हर आइडिया को यूज़ करने पे हमें कितने कॉस्ट लगेगी ये हम लिख लेंगे। डेवलप फंक्शंस, फिर हम ये लिख लेंगे कि उनसे क्या क्या यूजेज होंगे, यानी कि एक आइडिया की कॉस्ट कितनी है, उसके यूजेज क्या हैं। अब दोनों की स्टडी करेंगे। जो आइडिया हमें मैक्सिमम यूजेस और मिनिमम कॉस्ट देगा उसको हम क्या कर लेंगे? सेलेक्ट कर लेंगे। इवेल्युएट बाय कंपैरिजन, यानी कि कंपैरिजन करके सबको कंपेयर करेंगे कि सब में से सबसे ज्यादा फंक्शन कौन प्रोवाइड करा रहा है, यूजेस कौन प्रोवाइड करा रहा है और सबसे कम कॉस्ट किसकी है। जो इन चीजों में सक्सेसफुल होगा कि जिसकी कॉस्ट सबसे कम होगी और फंक्शंस बहुत ज्यादा होंगे, उसको हम क्या कर लेंगे? सेलेक्ट कर लेंगे। देन हमारी नेक्स्ट स्टेज है इन्वेस्टिगेशन स्टेज, कि जो हमने अब आइडिया सेलेक्ट कर लिया है उसे इम्प्लीमेंट करने से पहले एक बार हम फिर से इन्वेस्टिगेट करेंगे कि हाँ ये हमारे लिए यूजफुल होगा। उसकी एक बार फिर से पूरी स्टडी कर लेंगे, उसे इन्वेस्टिगेट कर लेंगे। एंड देन लास्ट स्टेज होती है हमारी रिकमेंडेशन फेज, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं? रिकमेंड करते हैं। अब हम रिकमेंडेशन के लिए भेज देते हैं कि आप इस आइडिया को इम्प्लीमेंट कर सकते हो फॉर वैल्यू एनालिसिस, यानी कि ये आपकी इंप्रूवमेंट करेगा आपके प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस में और कॉस्ट को रिड्यूस करेगा। सो जब भी वैल्यू एनालिसिस करते हो आपको ये प्रोसेस कंप्लीट फॉलो करनी होती है और लास्ट में आप रिकमेंड करते हो कि हाँ अब हम ये इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बेनिफिट ऑफ वैल्यू एनालिसिस, अगर आप वैल्यू एनालिसिस करते हो तो उसके दो मेन बेनिफिट तो हमें पता ही है कि प्रोडक्ट की इंप्रूवमेंट हो जाएगी, परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन और एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी। एंड जो एक और क्या है मेन, कॉस्ट रिडक्शन, क्योंकि वो फोकस ही इन चीज़ों पे करता है। कॉस्ट रिडक्शन, कस्टमर एक्सपेक्टेशंस एंड इंप्रूव द परफॉर्मेंस। और एडवांटेजेस या बेनिफिट क्या होंगे? बेटर सप्लायर, कि हम अब अपने सप्लायर को भी क्या कर देंगे? बेटर कर देंगे, क्योंकि वैल्यू एनालिसिस में हम सप्लायर्स को भी इंक्लूड करते हैं। सो उनकी प्रोसेसिंग को, उनके मेथड को हम ज़्यादा इफेक्टिव बना देंगे ताकि हमारी कॉस्ट कम हो। सो बेटर सप्लायर, बेटर मैन्युफैक्चरिंग मेथड, कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग मेथड भी हम अच्छा सेलेक्ट कर लेंगे जिसके अकॉर्डिंग हमारी कॉस्ट जो है कम आएगी, क्योंकि हमने वैल्यू एनालिसिस में मैन्युफैक्चरिंग मेथड को स्टडी किया होगा। जो अननेसेसरी मूवमेंट है हमने वो हटा दिए होंगे। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन भी होगा क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल होंगी। कम प्राइस पे क्वालिटेटिव प्रोडक्ट उन्हें मिलेगा और उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी तो उन्हें सेटिस्फैक्शन मिलेगा। रिड्यूस कॉस्ट, ऑब्वियसली उसका मेन फोकस होता है कि आप परफॉर्मेंस बढ़ाओ लेकिन कॉस्ट को क्या करो? रिड्यूस करो। बेटर पैकेजिंग, यानी कि आप क्या देखते हो? डिज़ाइन भी देखते हो। कई बार ऐसा होता है कि आपका प्रोडक्ट बिल्कुल सिमिलर वैसा का वैसा ही है, बस पैकेजिंग की वजह से आपकी जो है डिमांड बढ़ गई। आप इतनी अट्रैक्टिव पैकेजिंग करते हो, ऐसी चीज़ें यूज़ करते हो, कलर कॉन्ट्रास्ट ऐसा है। सो ये भी किस चीज़ में कंट्रीब्यूट करता है? आपकी बेनिफिट ही है, क्योंकि बेटर पैकेजिंग भी आपकी सेल्स को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। नाउ गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर वैल्यू एनालिसिस, कि जब भी हम वैल्यू एनालिसिस की प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रोसेस स्टार्ट करते हैं या फिर वैल्यू एनालिसिस करते हैं तो हमें कौन सी चीज़ों पे मीन्स प्रिंसिपल्स को फोकस करना चाहिए। फर्स्ट इज कलेक्ट ऑल अवेलेबल डाटा, कि जिस भी प्रोडक्ट की आप वैल्यू एनालिसिस करने वाले हो उसके बारे में जितना डाटा आप कलेक्ट कर सको, यानी कि जितनी ज़्यादा आप डीप स्टडी करोगे उतना ही बेटर आपका रिजल्ट होगा। सो जितना भी डाटा अवेलेबल है, जितना भी आप गैदर कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको डाटा गैदर करना चाहिए और उसकी स्टडी करनी चाहिए। अवॉइड नेगेटिव स्टेटमेंट, कि जब आप वैल्यू एनालिसिस करने वाले हो तो ये ऑब्स्टेकल्स नहीं होते कि भाई हम क्यों चेंज करें, 15 साल से यही करते आ रहे हैं, हमारा बिजनेस ऐसा नहीं है, किसी और को पहले ट्राई करने दो। इन नेगेटिव स्टेटमेंट्स को अवॉइड करो, इन नेगेटिव स्टेटमेंट्स को इग्नोर करो ताकि आप वैल्यू एनालिसिस परफॉर्म कर पाओ, क्योंकि ये एक इफेक्टिव टेक्निक है।
स्क्रीन डाटा थोरोली, कि इसका मतलब क्या है कि जो भी जितना भी अवेलेबल डाटा आपने कलेक्ट किया है उसको अच्छे से स्टडी करो, उसको अच्छे से उसकी स्क्रीनिंग करो, यानी कि हर एक एस्पेक्ट की स्टडी की जाए। ऐसा नहीं है कि आपने कोई चीज़ छोड़ दी और बाद में आपको ये रिग्रेट हो कि अगर मैं उसकी स्टडी कर लेता तो आज मेरा वैल्यू एनालिसिस की टेक्निक सक्सेसफुल होती। इसलिए हर डाटा को अच्छे से स्टडी करो। यूज़ ओनली द बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हो उसके लिए आप बेस्ट सोर्स को चुनो जो आपको फेक इन्फॉर्मेशन नहीं देगी, बनी बनाई इन्फॉर्मेशन ऐसे नहीं देगी कि अभी अपने आप ही बना रहे हैं और देन आपको इन्फॉर्मेशन सप्लाई कर रहे हैं। ऐसी सोर्स चुनो जो आपको फैक्टफुल इन्फॉर्मेशन दे, ट्रुथ यानी कि पूरी सही इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराए। रिमूव ऑब्स्टेकल्स, कि जितने भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं, जितने भी हर्डल्स और बैरियर आते हैं वैल्यू एनालिसिस के, उनको स्पॉट करो, उनको आइडेंटिफाई करो और उन्हें रिमूव कर दो, एलिमिनेट कर दो। इवेल्युएट यूर मनी स्पेंडिंग इन डिटेल, कि अगर आप वैल्यू एनालिसिस पे फोकस करते हो कि आपकी कॉस्ट रिड्यूस की जाए, इसलिए आप अच्छे से देखो कि आपकी टोटल आप मनी कहाँ कहाँ स्पेंड करते हो। टोटल मनी स्पेंडिंग को अच्छे से डिटेल में देखो और जो अननेसेसरी आप बेकार में पैसे खर्च कर रहे हो उसको क्या कर दो, रिड्यूस कर दो। गिव इम्पोर्टेंस टू क्रिएटिविटी, कि वैल्यू एनालिसिस जब आप कर रहे हो तो क्रिएटिव अप्रोच, क्योंकि न्यू फीचर्स आप ऐड कर सकते हो। एडिशनल फीचर जब आप प्रोडक्ट में ऐड करते हो तो उससे एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं। सो न्यू फीचर्स को ऐड कैसे करोगे, जब आप किसको इंपॉर्टेंस दोगे, क्रिएटिविटी को। तो क्रिएटिविटी को इंपॉर्टेंस दो। यूज स्पेशलिस्ट फॉर एडवाइस, कि जब आप वैल्यू एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हो तो किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लेनी चाहिए, और ऐसा नहीं है कि आप उस ऐसे किसी पर्सन की एडवाइस ले रहे हो जिसको इस बारे में कुछ नहीं पता, जिसको इस चीज़ की कोई नॉलेज नहीं है। स्पेशलिस्ट पर्सन की एडवाइस हमें लेनी चाहिए। So I hope you are clear with this topic. If you have any doubt, please mention in comment section. I will definitely make a video on that. Thank you. Keep supporting.